प्रणव, तुमने अपने कमरे में सारी चीजें फैला रखी हैं। सभी चीजों को सही ढंग से रखो। ठीक है माँ, मैं अभी सारी चीजें ठीक जगह पर रख देता हूँ। माँ, मैंने अपने कमरे की सारी चीजें ठीक ढंग से लगा दी हैं। मेरा कमरा बहुत सुंदर लग रहा है। शाबाश। अब तुम वहां मेज पर रखी लिस्ट उठाओ और उसे पढ़ो। मैंने उसमें कुछ सामान लिखा है, वह तुम्हें बाजार से लाना है। अच्छा, मैं अभी बाजार चला जाता हूँ। अरे प्रणव, तुम्हारी माँ ने तो बातों ही बातों में तुम्हें भाषा भी सिखा दी। वो कैसे? उन्होंने तुम्हें बोलकर कहा, तुमने उनकी बात सुनकर समझी, देखकर उनके संकेत को पहचाना, लिस्ट में लिखी बातों को पढ़कर समझा। जिस साधन से हम विचार एवं भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तब तो भाषा के रूप भी अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि बोलना और सुनना अलग है तथा पढ़ना और लिखना अलग है। बिल्कुल सही कहा तुमने। आओ, मैं तुम्हें दिखाता भी हूं और समझाता भी हूं। वे चित्र देखो। लड़की टेलीफोन पर बात कर रही है। यह भाषा का मौखिक रूप है। दूसरे चित्र में बच्चे कक्षा में बैठकर कुछ लिख रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। भाषा का वह रूप जिसे बोला या सुना जाए, मौखिक भाषा कहलाता है। भाषा का वह रूप जिसे लिखा या पढ़ा जाए, लिखित भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा में बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है। लिखित भाषा में लिखने वाले और पढ़ने वाले के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है। प्रणव, तुम्हारी मां ने तुम्हें उंगली के संकेत से लिस्ट दिखाई थी। यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। किसी प्रकार का संकेत करना। चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइटें, पथ प्रदर्शक आदि सभी सांकेतिक भाषा में ही आते हैं। सांकेतिक भाषा को भी मौखिक भाषा के अंतर्गत ही माना जाता है। मुंह पर उंगली रखकर, हाथ हिलाकर भी तो अपनी बात दूसरों को बताते हैं। क्या यह भी भाषा है? हाँ, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन भाषा में केवल मौखिक और लिखित को ही माना जाता है। पशु पक्षी जैसे बोलते हैं, वही उनकी भाषा है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इंग्लैंड में अंग्रेजी, जापान में जापानी, रूस में रूसी, नेपाल में नेपाली, चीन में चीनी, फ्रांस में फ्रांसीसी और भी न जाने अन्य कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हर राज्य की अपनी भाषा है। जैसे छत्तीसगढ़ हिंदी, पंजाब पंजाबी, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, तमिलनाडु तमिल, कर्नाटक कन्नड़, ओडिशा उड़िया, असम असमिया, आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल मलयालम। हमारी भाषा हिंदी है तथा ये इन राज्यों में बोली जाती है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। अच्छा प्रणव, अब मैं चलता हूं। कल मैं तुम्हें व्याकरण और लिपि के बारे में बताऊंगा। प्रणव, मैं अपने वादे के अनुसार आ गया। तुम क्या कर रहे हो? देखो गोल्डी, पिंकी नाच रहा है। पिताजी बाजार गया है। भैया को तो कुछ नहीं आता। क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुमने 2 वाक्य बोले और वे दोनों अशुद्ध हैं। कैसे? शुद्ध वाक्य हैं, पिंकी नाच रही है, पिताजी बाजार गए हैं। हम शुद्ध शब्द और वाक्य बोलना कैसे सीख सकते हैं? भाषा सीखने में हमारी मदद कौन करता है? हम भाषा का ठीक प्रयोग कर रहे हैं या नहीं,
ये जानकारी हमें देता है उस भाषा का व्याकरण। भाषा के प्रयोग में कोई गलती ना हो, इसके लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण के 3 मुख्य अंग माने गए हैं। 1. वर्ण विचार। इसमें वर्णों के उच्चारण और उनके लिखने के ढंग पर विचार होता है। 2. शब्द विचार। इसमें वर्णों के मेल से बने शब्दों तथा उनके भेदों पर विचार होता है। 3. वाक्य विचार। इसमें वाक्य की रचना पर विचार होता है। अब मैं तुम्हें लिपि के बारे में बताता हूं। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। आओ दोहराएं। हम अपने विचार और भावों को बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। हम संकेतों से भी अपने भाव प्रकट करते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में बोलकर और सुनकर समझते और समझाते हैं। लिखित भाषा में लिखकर और पढ़कर समझते और समझाते हैं। भाषा के ठीक प्रयोग की जानकारी व्याकरण से मिलती है। लिपि भाषा को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह हैं।